नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले लेना चाहते हैं। नौकरी बदलने से लेकर कहाँ पैसा लगाना है या किसको डेट करना है, हर मोड़ पर एक फैसला है। और अक्सर जब नतीजा खराब होता है तो हम सोचते हैं, काश मैंने वो नहीं किया होता। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो इस काश को हमेशा के लिए बदल सकती है। किताब का नाम है थिंकिंग इन बेट्स और इसकी लेखिका हैं एनी ड्यूक। और एनी ड्यूक कोई आम लेखिका नहीं है, वो एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर रह चुकी हैं, वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर की चैंपियन हैं और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की पढ़ाई भी कर चुकी हैं। अच्छा, तो उन्होंने पोकर टेबल पर जो सीखा उसे मनोविज्ञान के सिद्धांतों के साथ मिलाकर फैसले लेने का एक बिल्कुल नया नजरिया पेश किया है। किताब की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प सवाल से होती है, जिंदगी किस खेल की तरह है, शतरंज या पोकर? मुझे हमेशा लगता था कि जिंदगी शतरंज जैसी है, हर चाल सोच समझ कर चलो, रणनीति बनाओ और जीतो। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। पोकर में तो किस्मत का खेल ज्यादा होता है, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। यही तो सबसे बड़ा वहम है जिसे एनी ड्यूक तोड़ती हैं। देखिए, शतरंज एक परफेक्ट जानकारी वाला खेल है। सारे मोहरे आपके सामने हैं, आपके विरोधी के भी। सही बात है। यहाँ किस्मत का कोई काम नहीं। अगर आप हारे तो इसका मतलब है कि आपने कोई गलत चाल चली। लेकिन क्या असल जिंदगी ऐसी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी में तो बहुत सी बातें छिपी होती है, बहुत कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। बिल्कुल, और यही जिंदगी पोकर जैसी बन जाती है। पोकर में आपके पास कुछ जानकारी होती है, आपके अपने पत्ते, लेकिन बहुत सारी जानकारी छिपी होती है, दूसरे खिलाड़ियों के पत्ते, आगे आने वाले पत्ते। आपको अधूरी जानकारी और अनिश्चितता के बीच सबसे अच्छा फैसला लेना होता है। और हाँ, इसमें किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। तो मतलब ये किताब उन सभी के लिए है जो इस अनिश्चित दुनिया में बेहतर और समझदार फैसले लेना सीखना चाहते हैं। एकदम। तो चलिए इस सोच को और गहराई से समझते हैं। किताब में एक बहुत मशहूर उदाहरण है 2015 के सुपर बाउल फाइनल का। अमेरिकन फुटबॉल का सबसे बड़ा मैच। हाँ, सिएटल सीहॉक्स टीम जीतने से सिर्फ 1 गज दूर थी और मैच खत्म होने में महज 26 सेकंड बाकी थे। सबको लगा कि कोच पीट कैरल अपने सबसे ताकतवर खिलाड़ी मार्शॉन लिंच को बॉल देकर उसे दौड़ाएंगे। ये सबसे सीधा और सुरक्षित रास्ता था। लेकिन कोच कैरल ने पास फेंकने का फैसला किया, जो एक जोखिम भरा दांव था, और हुआ वही जिसका डर था। विरोधी टीम न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स ने बॉल को हवा में ही पकड़ लिया और मैच जीत गए। और अगले दिन तो हंगामा हो गया होगा। अरे, मीडिया, फैंस, हर कोई कोच कैरल पर टूट पड़ा। उनके फैसले को इतिहास का सबसे खराब फैसला कहा गया। जाहिर है, उन्होंने जीता हुआ मैच हार दिया। ये तो साफ तौर पर एक बहुत ही खराब फैसला था, कोई भी यही कहेगा। यहीं पर एनी ड्यूक अपना पहला और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट सामने रखती हैं, रिजल्टिंग। हाँ, हम इंसान फैसलों को उनके नतीजों से आंकते हैं। क्योंकि नतीजा खराब था, इसलिए सबने मान लिया कि फैसला भी खराब था। लेकिन ड्यूक कहती हैं कि हमें फैसले की क्वालिटी और नतीजे की क्वालिटी को अलग अलग देखना चाहिए। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? अगर एक अच्छे फैसले का नतीजा भी खराब निकले तो वो अच्छा फैसला कैसे हुआ? इसे समझने के लिए आंकड़ों को देखते हैं। उस स्थिति में पास फेंकने पर बॉल के इंटरसेप्ट होने की संभावना सिर्फ 2% थी। सिर्फ 2%? हाँ, जबकि रनिंग प्ले के फेल होने की संभावना इससे कहीं ज्यादा थी। तो कोच कैरल ने उस पल में मौजूद जानकारी के आधार पर एक ऐसा फैसला लिया जिसके सफल होने की संभावना सांख्यिकीय रूप से ज्यादा थी। अच्छा। उनका प्रोसेस सही था, लेकिन वो 2% वाली अनहोनी हो गई। नतीजा उनके हाथ में नहीं था, वो किस्मत थी। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। अगर हम इसे क्रिकेट में देखें तो मान लीजिए T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है, आखिरी ओवर में 6 रन बचाने हैं। हाँ। और कप्तान अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज की जगह एक नए गेंदबाज को ओवर दे देता है, क्योंकि शायद उस बल्लेबाज के खिलाफ उस नए गेंदबाज का रिकॉर्ड अच्छा है, और वो गेंदबाज मैच हरवा देता है। तो हम सब कप्तान को ही दोष देंगे। बिल्कुल, हम कहेंगे क्या बेवकूफी थी। लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि कप्तान ने शायद उस वक्त के डेटा और संभावनाओं के आधार पर सबसे अच्छा दांव खेला था। नतीजा खराब रहा, पर शायद फैसला लेने की प्रक्रिया सही थी। तो ये इस किताब का पहला व्यावहारिक सबक है। अपने फैसलों को प्रोसेस के आधार पर परखें, ना कि सिर्फ नतीजे के आधार पर। बिल्कुल। अगर आपने किसी स्टॉक में पूरी रिसर्च करके पैसा लगाया और बाजार डूबने से वो पैसा डूब गया, तो खुद को कोसने से पहले पूछें, क्या मेरी रिसर्च और प्रोसेस सही थी? अगर हाँ, तो वो एक अच्छा फैसला था जिसका नतीजा खराब निकला। और इस रिजल्टिंग वाली बात से ही एक और चीज जुड़ी है। नतीजा आने के बाद हमें अक्सर लगता है, अरे ये तो होना ही था, मुझे तो पहले से ही पता था। हाँ, स्टॉक मार्केट क्रैश होने के बाद तो हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है। सही बात है। इसी सोच को एनी ड्यूक हाइंडसाइट बायस कहती हैं।
ये एक दिमागी धोखा है जो हमें अपनी गलतियों से सीखने नहीं देता। हम भूल जाते हैं कि जो नतीजा सामने आया वो कई संभावनाओं में से सिर्फ एक था। तो इससे कैसे बचें? इसका तरीका यही है कि फैसला लेने से पहले अलग-अलग संभावित नतीजों के बारे में सोचा जाए और उनकी संभावना को आंका जाए। तब हमें याद रहेगा कि जो हुआ वो पहले से तय नहीं था। ठीक है, तो अगर जिंदगी पोकर की तरह अनिश्चित है और हमारा दिमाग हमें रिजल्टिंग और हाइंडसाइट बायस जैसे धोखे देता है, तो हम बेहतर बने कैसे? यहीं पर किताब का शीर्षक थिंकिंग इन बेट्स यानी बाजी की तरह सोचना काम आता है। बिल्कुल। ड्यूक कहती हैं कि हमारा हर छोटा बड़ा फैसला असल में एक बाजी या बैठी है। हम अपना समय, पैसा, ऊर्जा और खुशियां किसी ऐसे भविष्य पर दांव पर लगा रहे हैं जो अनिश्चित है। पर बाजी या शर्त शब्द सुनने में थोड़ा नकारात्मक लगता है, जैसे कोई जुआ खेल रहा हो। मैं अपनी नौकरी बदलने के फैसले को जुआ तो नहीं कहूंगी। इसे समझाने के लिए किताब में जॉनी वर्ल्ड नाम के एक जुआरी की बड़ी मजेदार कहानी है। वो वेगस की भागदौड़ से तंग आ गया था। अच्छा। एक रात उसने अपने दोस्तों से $30,000 की शर्त लगाई कि वो आयोवा के एक शांत छोटे से शहर डे मॉइन में 1 महीना गुजार सकता है। उसे लगा कि वहां उसे शांति मिलेगी और वो पैसे भी जीत जाएगा। और शर्त का क्या हुआ? सिर्फ 2 दिन में ही वो इतना बोर हो गया कि उसने शर्त से बाहर निकलने के लिए अपने दोस्तों को $15,000 यानी आधी रकम देकर अपनी जान छुड़ाई। कमाल है। ये कहानी मजेदार है, लेकिन ये ठीक हमारे नौकरी बदलने जैसे फैसले की तरह ही है। हम एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में अपनी मौजूदा नौकरी की सुरक्षा दांव पर लगाते हैं। मतलब हम सब अनजाने में ऐसी बाजियां लगा रहे हैं। हाँ, जॉनी की शर्त ने बस इस दांव को साफ साफ पैसों में दिखा दिया। सच कहूं तो ये कहानी मुझे उस वक्त की याद दिलाती है जब मैंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर सोचा था कि मैं एक लेखक बनूंगी। कागज पर तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन असलियत से सामना होने में बस कुछ ही हफ्ते लगे। तो वो भी आपकी एक तरह की जॉनी वर्ल्ड वाली शर्तें थी? हाँ, बिल्कुल। और हमारी ये बाजियां उतनी ही अच्छी होती हैं जितनी हमारी मान्यताएं, मतलब हमारी बिलीव्स होते हैं, जिन पर ये आधारित होती हैं। लेकिन हम अपनी मान्यताएं बनाते कैसे हैं? अक्सर तो सुनी सुनाई बातों पर। सही कहा। जैसे कई लोग मानते हैं कि ज्यादा चीनी खाने से बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। वैज्ञानिक शोध इसे कई बार गलत साबित कर चुके हैं, पर यह मान्यता बनी हुई है। हम सुनते हैं, मान लेते हैं और फिर उसे परखने की जहमत नहीं उठाते। तो हम अपनी मान्यताओं की सच्चाई को कैसे परखें? यहीं पर एनी ड्यूक एक बहुत शक्तिशाली टूल देती हैं। सवाल है, क्या शर्त लगाना चाहोगे? क्या शर्त लगाना चाहोगे मतलब? हाँ, सोचिए आपका कोई दोस्त कहता है अगले चुनाव में तो एक्स पार्टी ही जीतेगी। आप उससे पूछिए, पक्का? चलो $1,000 की शर्त लगाते हैं। अच्छा। जैसे ही पैसा दांव पर लगता है, उसका दिमाग अचानक गंभीर हो जाता है। वो सोचने लगता है, मैं कितना पक्का हूं, मेरे पास क्या सबूत हैं, या मैं सिर्फ अपनी पसंद बता रहा हूं। ये तो कमाल का दिमागी हैक है। ये आपको अपनी राय को सच मानने से रोकता है। बिल्कुल। ये सवाल हमें अपनी मान्यताओं को बिना किसी पक्षपात के जांचने पर मजबूर करता है, और ये हमें सिखाता है कि हम अपनी राय को 100% सही या गलत कहने की बजाय प्रतिशत में सोचें। जैसे मुझे 70% यकीन है कि ऐसा होगा, या इस बात की संभावना 40% है। ये सोच आपको दिमागी तौर पर ज्यादा लचीला और सच्चाई के करीब लाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है फैसले लेने से पहले अपनी सोच को साफ करने का। लेकिन उन फैसलों का क्या जो हम ले चुके हैं? हम कहते हैं कि अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है, पर क्या हम सच में अपने अनुभवों से सीखते हैं, खासकर जब हम हारते हैं? अक्सर नहीं। और इसकी वजह है एक और दिमागी धोखा, जिसे सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं। सेल्फ सर्विंग बायस? हाँ, जब हम जीतते हैं या सफल होते हैं तो हम अपनी काबिलियत को श्रेय देते हैं। मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं बहुत स्मार्ट हूं। और जब हम हारते हैं या फेल होते हैं तो हम किस्मत या बारीक कारणों को दोष देते हैं। पेपर बहुत मुश्किल था, बॉस मुझे पसंद नहीं करता, मेरी किस्मत ही खराब है। बिल्कुल भाई। किताब में मोंटाना के एक पुराने पोकर प्लेयर निक द ग्रीक का उदाहरण है। वो मानता था कि पोकर में सबसे अच्छा हैंड 7 ड्यूस होता है, 7-2, जो असल में सबसे खराब माना जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? वो कहता था कि इससे खेलने पर कोई उम्मीद नहीं करता और मैं सबको चौंका दूंगा। वो लगातार हारता था, लेकिन हर बार कहता था, मेरी रणनीति तो सही थी, पर मैं बदकिस्मत रहा। मतलब वो कभी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था, और इसीलिए वो कभी सीख नहीं पाया। हम सब कहीं न कहीं निक द ग्रीक की कह रही हैं। जब मेरा प्रोजेक्ट सफल होता है तो वो मेरी मेहनत का नतीजा है, और जब फेल होता है तो बाजार के हालात ठीक नहीं थे। और जब हम दूसरों को आंकते हैं तो इसका ठीक उल्टा करते हैं। अगर हमारा कोई साथी सफल होता है तो हम कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, सही समय पर सही जगह था।
और जब वो फेल होता है तो कहते हैं इसमें इसी की गलती है, इसे ठीक से काम करना नहीं आता। हाँ, शिकागो कब्स के फैन स्टीव बार्टमैन की कहानी याद है? एक बेसबॉल मैच में उसने गलती से एक फाउल बॉल को छू लिया था। उसकी टीम वो मैच और फिर पूरी सीरीज हार गई। हाँ, मैंने सुना है। लोगों ने सालों तक उसे हार का अकेला दोषी माना, जबकि उसके बाद टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने कई और गलतियां की थी। तो इस आदत को कैसे बदलें? हम अपनी जीत और हार से सही सबक कैसे सीखें? इसका तरीका है अपनी सोच को बदलना। हमें अपनी गलती मानने या किसी अच्छे नतीजे में अपनी किस्मत का हाथ देखकर बुरा महसूस करने की बजाय सच्चाई खोजने की कोशिश करने पर खुद को शाबाशी देनी चाहिए। ये तो काफी मुश्किल है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। दिग्गज पोकर प्लेयर फिल आइवी एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने के बाद भी पूरी रात जागकर अपनी संभावित गलतियों का विश्लेषण करते थे। वो खुद से पूछते थे, मैं जीता जरूर, पर क्या कहीं मैं किस्मत वाला तो नहीं रहा? कहाँ मैं और बेहतर कर सकता था? मतलब जीत से ज्यादा जरूरी सीखना था उनके लिए। बिल्कुल, और यही मानसिकता हमें अपनानी है। अपनी सफलताओं में किस्मत की भूमिका और अपनी असफलताओं में अपनी भूमिका को ईमानदारी से खोजना। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन्हें असल जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल लगता है। कल से मैं अपने फैसलों को बेहतर कैसे बना सकती हूँ? कोई ठोस तकनीक है जिस पर अमल किया जा सकता है? हाँ, किताब में एक बहुत ही कारगर तकनीक बताई गई है जिसे मेंटल टाइम ट्रैवल या 10-10-10 नियम कहते हैं। 10-10-10? हाँ, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। पहला, इस फैसले के बारे में मुझे 10 मिनट बाद कैसा महसूस होगा? ठीक है। दूसरा, इस फैसले के बारे में मुझे 10 महीने बाद कैसा महसूस होगा? और तीसरा, इस फैसले के बारे में मुझे 10 साल बाद कैसा महसूस होगा? ये दिलचस्प है। ये कैसे मदद करता है? ये आपको शॉर्ट टर्म भावनाओं में बहने से बचाता है। मान लीजिए आप गुस्से में अपने बॉस को इस्तीफा भेजने वाले हैं। ठीक है। 10 मिनट बाद आपको शायद बहुत सुकून और आज़ादी महसूस होगी। 10 महीने बाद आप शायद बिना नौकरी के आर्थिक तंगी में होंगे और पछता रहे होंगे। 10 साल बाद शायद ये फैसला आपके करियर पर एक छोटा सा धब्बा होगा। तो ये तीनों नजरिए आपको उस पल के गुस्से से बाहर निकालकर एक ज्यादा संतुलित और दूरदर्शी फैसला लेने में मदद करते हैं। एकदम सही। तो हमने फैसले लेने के पीछे के मनोविज्ञान को समझा, अपनी मान्यताओं को परखने का तरीका सीखा और अपनी गलतियों से सीखने की मानसिकता पर बात की। अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे हिसाब से थिंकिंग इन बेड्स हमें कुछ बेहद शक्तिशाली विचार देती हैं। पहला, जिंदगी अनिश्चित है, इसे स्वीकार करें। ये शतरंज नहीं, पोकर है। हर फैसला एक बाजी है जहां कुछ भी 100% पक्का नहीं है। ठीक है। दूसरा, प्रोसेस पर ध्यान दें, नतीजे पर नहीं। एक अच्छी प्रक्रिया लंबे समय में अच्छे नतीजे देगी, भले ही कभी-कभी आप बदकिस्मत साबित हों। ये सबसे जरूरी बात है। तीसरा, अपनी मान्यताओं के प्रति ईमानदार रहें। खुद से पूछें कि आप किसी बात को लेकर कितने प्रतिशत निश्चित हैं। क्या मैं इस पर शर्त लगा सकता हूं? और आखिरी, सीखने को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं। सही साबित होने की इच्छा से ज्यादा जरूरी है सीखना, और सीखना अक्सर गलत होने को स्वीकार करने से ही शुरू होता है। सच में ये सोच के हमारा हर फैसला भविष्य पर एक दाव है, हमें ज्यादा विनम्र और ज्यादा जागरूक बनाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा सीखते रहना है और अपनी सोच को बेहतर बनाते रहना है। ये हमें नतीजों के बोझ से आज़ाद करके बेहतर प्रक्रिया बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत देती है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने फैसले लेने की इस शक्तिशाली कला के बारे में सोचने पर मजबूर किया होगा। अब जब भी कोई फैसला लेना हो तो खुद से पूछना बनता है, क्या ये एक अच्छी बाजी है? ऐसी ही और ज्ञानवर्धक किताबों पर गहरी और व्यावहारिक चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।